सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर जो लिखा है एने फ्रैंक ने। एंड चैप्टर का टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। डायरेक्ट हम चैप्टर को रीड करें इससे पहले इस टाइटल का मतलब समझते हैं। ये जो लड़की आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका नाम है एना फ्रैंक एंड ये एक जीविश लड़की है। यू रिमेंबर पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड ज्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड। वर्ल्ड वार सेकंड कब शुरू हुआ था? 1939 में। एंड इस एरा के अराउंड, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ एंड इसका आउटकम कुछ ऐसा आया कि जर्मनी के अंदर डिक्टेटरशिप धीरे धीरे आ गई एंड फाइनली जहां पे हिटलर पावर में आ जाता है। एंड यू न्यू हिस्ट्री इस इन फेमस पर्सन को जानती है फॉर हिज क्यूरियोसिटी एंड लगभग मिलियंस ऑफ पीपल इसने किल कर दिए, स्पेशली फ्रॉम दिस जीविश कम्युनिटी। एंड उस वक्त जो जीविश थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे भाग रहे थे एंड उसी एरा की टाइम है जब कहीं पे छुपे हुए थे। इस 13 साल की लड़की ने ये वाली अपनी डायरी लिखी थी। तो चलिए डायरेक्टली हम चैप्टर को पे पहले जंप करें। उससे पहले हम इसके बारे में, इसके बैकग्राउंड में थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट चैप्टर को रीड करेंगे। अगर आप डायरेक्ट चैप्टर पे जाना चाहते हैं तो फॉर दैट टाइम स्टैम्प्स पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। ये इसका बैकग्राउंड है एंड नाउ वी हैव अ लिटिल, हम इसको थोड़ा देखना चाहते हैं। एनी लिजी मैरी एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक जो है इसका पूरा नाम ये वाला है एंड इसकी बर्थ होती है 1929 में एंड फाइनली इसकी जो मृत्यु है, डेथ है, वो 1945 में हो जाती है। वाज ए जर्मन बॉर्न जीविश गर्ल। ये जर्मनी के अंदर पैदा हुई थी और जीविश कम्युनिटी से बिलोंग करती है। Who wrote while in hiding with her family, जिसने ये वाली जो डायरी है लिखा जो करती थी उस वक्त जब वो अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी। एंड मैंने बताया चूंकि हिटलर इस कम्युनिटी को टारगेट कर रहा था, जीविश कम्युनिटी को, जहां पे कहीं पे भी जीविश मिल जाते थे उनको मारते थे एंड कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर ले जाकर हिटलर की आर्मी इनको बंद कर देती थी। एंड जो बचे वगैरह जीविश थे, ठीक है, वो छुपते थे कहीं अंडरग्राउंड्स में, कोई नियर बाई कंट्रीज के अंदर भाग जाते थे। एंड उस टाइम पे ये वाली जो लड़की है, ठीक है, ये वाले भी एम्स्टरडैम नीदरलैंड के अंदर आ जाते हैं, बट चूंकि हिटलर जो है एक्सपेंड कर रहा होता है वहां पे भी पहुंच जाता है एंड छुपे होते हैं अपनी फैमिली के साथ। ये लड़की छुपी होती है एंड एट दैट टाइम ये राइटिंग करना शुरू कर देती है। एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड एंड वर्ल्ड वार सेकंड। तो अपनी फैमिली के साथ ये थी एम्स्टरडैम के अंदर और इसके 4 दोस्त थे, ठीक है ना। कहाँ पे? एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम कैपिटल सिटी है किसकी? नीदरलैंड की। जिस तरह से न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल सिटी है, इसी तरह से एम्स्टरडैम नीदरलैंड की कैपिटल सिटी है। वर्ल्ड वार जब सेकंड हुआ, मैंने कहा वर्ल्ड वार सेकंड कब? 1939 में इसकी शुरुआत होती है एंड इस टाइम पे जर्मनी एक्सपेंड करते करते इसने नीदरलैंड पे भी कब्जा कर लिया। एंड उस वक्त इसकी फैमिली, एनी की फैमिली, एनी और इनके साथ कुछ दोस्त जो है छुपे हुए थे नीदरलैंड के अंदर। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी। जैसे ही नाजी जो है पावर में आते हैं, नाजीज हम रेफर करते हैं हिटलर को, ठीक है ना, हिटलर की पार्टी को नाजीज रेफर किया जाता है। जैसे ही नाजी जर्मनी के अंदर पावर में आते हैं तो ये अपनी फैमिली जो है, इनकी फैमिली जो है एम्स्टरडैम में मूव कर जाती है, नीदरलैंड चली जाती है वहां से। But were trapped when the Nazi occupation extended into Netherlands। लेकिन बाद में जो है ये इस में फंस जाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली जो जर्मनी का हिटलर, जो नाजीज थे, वो आ जाते हैं, वो नीदरलैंड पे भी कब्जा कर लेते हैं एंड इस तरह से ये जो है इनके ऑक्यूपेशन के अंडर आ जाते हैं। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जीविश पॉपुलेशन एनकरेज्ड, जैसे ही जो जुल्म सितम थे जीविश कम्युनिटी के अगेंस्ट परसिक्यूशंस थी वो बढ़ती गई। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। इसकी जो फैमिली है, एनी की फैमिली, ये 1942 जुलाई के अंदर जो है छुप गए। कहाँ पे छुपे? इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। इसके बाप ओटो फ्रैंक की जो ऑफिस की बिल्डिंग थी वहां पे जाके एनी और उसकी फैमिली छुप जाते हैं एम्स्टरडैम नीदरलैंड के अंदर। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम। ठीक है ना। 2 साल तक आप सोच सकते हैं कि 2 साल तक एक ही रूम के अंदर ये लोग छुपे रहते हैं। बट फाइनली क्या होता है कि धोखा देकर 2 साल के बाद जो है इनको बिट्रे किया जाता है, धोखा दिया जाता है एंड धोखे से फिर इनको जो है कंसंट्रेशन कैंप
जो नाजीज के कंसंट्रेशन कैंप थे जहां पे सभी ज्यूस को जाकर बंद किया जाता था एंड वहीं पे बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती थी, तो इनको भी ले जाकर वहां पे बंद कर दिया गया। वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बेर्जन बेल्सन, एंड जहां पे एनी की जो है इस डिजीज टाइफस से वहां पे मौत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, ठीक है ना, एंड इसकी जो बहन है मार्गरेट फ्रैंक, उसकी भी वहां पे मृत्यु हो जाती है, ठीक है, दोनों मर जाती हैं कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, अब इनकी फैमिली में सिर्फ एक ही पर्सन बचता है, वो इसका बाप है ओटो, ठीक है। रिटर्न टू एम्स्टरडैम, वो जो है कंसंट्रेशन कैंप से निकलकर फिर बाद कहाँ जाता है, घर जाता है। कैसे निकलेंगे कंसंट्रेशन कैंप्स में से? कंसंट्रेशन कैंप वैसे किसको रेफर करते हैं? एक पर्टिकुलर छोटी सी कोई प्रिजन है, उसके अंदर आप कुछ लोगों को जाकर बंद कर दें, ठीक है ना, मतलब कि फॉर एग्जांपल 10 लोगों की जहां पे कैपेसिटी हो, अगर 200 लोगों को जहां पे हम रख देंगे अनहाइजेनिक कंडीशंस में, तो हम इन कैंप्स को कंसंट्रेशन कैंप रेफर करते हैं। बट अब जो है, चूंकि इसका जो एक ही बाप बचा हुआ था, ठीक है ना, एक इसका ओटो बाप बचा हुआ था, एंड वो जहां से वापस जाता है, कहाँ पे जाता है, वो जाता है एम्स्टरडैम में। तो वो कैसे जाता है, क्योंकि 1945 में वार जो है वर्ल्ड वार सेकंड एंड हो जाती है, ठीक है, एंड अमेरिका जो है जापान पे बम छोड़ देता है, एंड इस तरह से वार जब एंड हो जाती है, तो जब वार एंड होगी तो इस तरह से जो है ये इसका बाप जो बचा हुआ है इनकी फैमिली में से सिर्फ एक ही पर्सन, वो जाता है एम्स्टरडैम टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेवर्ड। वहां पे जाकर उसको पता चलता है कि इसकी बेटी ने जो डायरी लिखी थी वो डायरी वहीं पे है, बची हुई है। कन्विंसन दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, इसके बाप को लगता है कि ये किस्म का अपने आप में यूनिक रिकॉर्ड है, अलग किस्म का रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ठीक है ना। एंड जहाँ पे इसका बाप ये इनिशिएटिव लेता है कि ये वाली जो डायरी है इसकी बेटी की, इसको पब्लिश कर देता है इस टाइटल के अंदर, ठीक है। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। अब उसके बाद रेफर करता है कि ये जो डायरी एनी फ्रैंक ने लिख रखी थी उसके बारे में जहाँ पे हमें ब्रीफ इस पैराग्राफ के अंदर समझा रहा है कि ये वाली डायरी जो है एनी फ्रैंक जो लड़की है उसको दी गई थी 13th बर्थडे पे, 13वीं बरसी पे उसको दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1944। 1942 से लेकर 1944 तक जो है इस डायरी के अंदर हमें एंट्रीज देखने को मिलती है एनी की। इट वॉज एवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस। ओरिजिनली जहां पे हमें पता चलता है कि इसने जो डायरी लिखी हुई थी एनी फ्रैंक ने, ये डच लैंग्वेज के अंदर लिखी हो गई थी। ये जो ओरिजिनल में डच लैंग्वेज के अंदर लिखी गई इसकी डायरी थी, इसको बहुत सी लैंग्वेजेस के अंदर जो है ट्रांसलेट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो है, एक बहुत सी बुकों में से ज्यादा ये भी एक पढ़ी जाने वाली बुक है। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, बहुत सी फिल्में जो है इस पे बेस्ड है। टेलीविजन, टीवी शोज वगैरह एंड थिएटिकल प्रोडक्शंस वगैरह इस पे बेस्ड है। एंड इवन एन ओपेरा, और एक ओपेरा भी इस पे जो है बेस्ड है, बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी पे। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, इसको डिस्क्राइब किया जाता है एक मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड का वर्क। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, तो ये डायरी हमें बताती है डेली लाइफ कैसे गुजरा करता था, ठीक है ना, उस टाइम पे जब नाजीज का ऑक्यूपेशन था जर्मनी के अंदर या उसके नियर बाई एरियाज में। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। होलोकॉस्ट विक्टिम्स, होलोकॉस्ट रेफर करता है जो हिटलर ने इतने ज्यादा लोगों को किल किया, मारा, उसको हम एज होलोकास्ट, इस मैसिव लेवल के जेनोसाइड को हम रेफर करते हैं एज होलोकास्ट। इस होलोकास्ट को जो है यहाँ पे एनी फ्रैंक को जो है इसका एक बड़ा विक्टिम समझा जाता है एंड इसको वाइडली डिस्कस किया जाता है। आते हैं आप चैप्टर पे, चैप्टर को स्टडी करते हैं पैराग्राफ वाइज, ठीक है। चलिए पहले शुरू करते हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। समथिंग यू आर एक्सपीरियंसिंग फर्स्ट टाइम, जो आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो, दैट इज स्ट्रेंज। राइटिंग इन ए डायरी, एक डायरी के अंदर लिखना, इज रियली का मतलब होता है हकीकत, हकीकत में एक अजीब एक्सपीरियंस है मेरे लिए, मेरे लिए नहीं सॉरी, फॉर समवन लाइक मी, किसी के लिए जिस तरह से मैं, मेरे लिए मतलब कि ये बिल्कुल ही एक स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस है एक डायरी को लिखना। नॉट ओनली बिकॉज
इसलिए नहीं कि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, कि मैंने पहले कभी कोई चीज नहीं लिखी, ठीक है ना, पहले कभी कोई चीज नहीं लिखी, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, लेकिन इसलिए भी कि ये मुझे ऐसा लगता है, दैट लेटर ऑन नीदर, के बाद में, नीदर आई, ना ही मैं, नॉर एनीवन, ना ही कोई और, एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, कि ये जो 13-year-old गर्ल ने जो लिखा है, ठीक है ना, इसके बारे में कोई भी जो है इंटरेस्टिंग नहीं होगा, कोई भी इस चीज को पढ़ेगा नहीं। ओह वेल इट डजंट मैटर, ठीक है ना। फिर आगे लिखती है, ओ हाँ, ये चीज मायने नहीं रखती कि चाहे मैं इसको पढ़ूं या ना पढ़ूं, ठीक है ना, या कोई और भी ना पढ़े, तो ये चीज मायने नहीं रखती। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे जो है मैं राइटिंग महसूस कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं लिखूं। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मेरे सीने के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो इससे बाहर आनी चाहिए, मेरी छाती के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बाहर आनी चाहिए। पहले पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि राइटिंग, डायरी लिखना एनी फ्रैंक के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। इसलिए नहीं कि पहले एनी फ्रैंक ने कभी कोई डायरी नहीं लिखी, बल्कि इसलिए क्योंकि एनी फ्रैंक को लगता है कि ये डायरी जब ये लिखेगी, ना ही बाद में इसको खुद पढ़नी है और ना ही किसी और को पढ़नी है। जनरली जैसा आपने भी देखा होगा, अगर चाइल्डहुड में या इस टाइम पे भी आप कोई चीज़ लिखते हैं, कोई डायरी बनाएंगे, बाद में उसको आप खुद नहीं पढ़ते, ठीक है ना, या उसको काट देते, फिर बाद में आदमी ग्रो करता है तो ये बहुत चाइल्डिश लगता है, ठीक है ना। म्यूजिक्स होता है थॉट्स, ठीक है ना। सो ऑफ ए 13 साल की लड़की अगर कुछ लिखेगी तो उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, ना ही ये खुद ना ही कोई और। लेकिन फिर आगे ये लिखती है कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती, इसको जो है लगता है कि इसको लिखना चाहिए, ठीक है ना, और इसको इसकी लिखने की बड़ी ज़रूरत है, वो इसलिए क्योंकि इसके दिल के अंदर जो चीज़ें हैं वो ये बाहर निकालना चाहती है। देन वी हैव सेकंड पैराग्राफ एंड इट स्टेट्स, पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है सब्र, देन पीपल, जो पेपर होता है, कागज होता है, इसके पास जो है ज्यादा पेशेंस होती है, किससे, लोगों से। ऊपर एक सिंगल कामा लगा है, इसका मतलब जो इसने खुद सोची है, तो आगे लिखी है इसने, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, ठीक है ना, मुझे जो है उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज आती थी कि पेपर को जो है ज्यादा पेशेंस होती है एज कम्पेयर टू लोगों से। ये इसके दिमाग में उस वक्त पे ये चीज आती थी, ठीक है ना, जब ये जो है एनी फ्रैंक थोड़ा डिप्रेस्ड फील करती थी, डिप्रेस्ड फील कर रही थी। एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हेड्स, और मैं बैठी हुई थी अपनी ठोड़ी को, अपने मुंह को, अपनी ठोड़ी को, किस पे, चिन होता है अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में रख के बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर थकी हुई थी और लिस्टलेस थी कि कोई काम वगैरह जब आपके पास नहीं होता। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन आर गो आउट, तब मैं जो है ये सोच रही थी कि क्या मुझे घर के अंदर ही बैठना चाहिए या घर के बाहर जाना चाहिए। क्यों ऐसा मेंशन कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये छुपे हुए हैं कहीं पे। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग, तो फाइनली जो है मैं वहीं पे रुकी। ब्रूडिंग मीन्स आप जब सैड होते हैं किसी चीज के बारे में सोच सोच के, जब बोर होते हैं, ठीक है ना, जब परेशान होते हैं, चूंकि ये छुपे हुए थे, बाहर जा नहीं सकते थे, बाहर नाजीज के लोग थे, तो ये एक ही जगह पे बैठ बैठ के परेशान हो चुकी थी। एंड वहीं पे ये बैठ के सोचती है कि क्या इसको अंदर बैठना चाहिए जब बाहर जाना चाहिए। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ, फिर आगे आई थी, हाँ, जो पेपर होता है, कागज होता है, इसको ज्यादा सब्र होता है, मोर पेशेंस होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, ठीक है ना, एंड और जो है मैं ये वाली जो मेरी नोटबुक जो है, जो मैं डायरी लिखने जा रही हूँ, इसमें इसका प्लान है कि ये जो है अपने लिए लिख रही है, इसकी ये मंशा नहीं है कि इसको कोई और पढ़े, ठीक है। एंड इस नोटबुक को ये रेफर कर रही है बड़ेपन से, ग्रेंडली होता है, बड़ेपन से ये रेफर कर रही है एज डायरी। ये जो नोटबुक लिखने जा रही है, इसका पर्पस लोगों के लिए नहीं है। जिस तरह से हम कोई बुक लिखते हैं तो हमारा मोटिव होता है बाद में हम पब्लिश करेंगे, बट डायरी जो है हम पर्सनल यूज के लिए लिखते हैं। तो इस ग्रेंडली जो नोटबुक है इसको रेफर करती है ये एज डायरी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि इसको एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता एना फ्रैंक को, तब तक ये डायरी जो है लिखेगी, ठीक है ना। एंड क्या बताती है आगे,
इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, ये जो है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनाएगी। क्या इंडिकेट करता है ये चीज़ कि जहाँ पे एनी ने डिसाइड कर लिया है डायरी को लिखना, ठीक है ना, वाई, बिकॉज उसके मन में जो है वो लिखना चाहती है पेपर पे, ठीक है ना। एंड जहाँ पे जो है इसको लगता है जो पेपर होता है इसके पास ज़्यादा पेशेंस होती है, सब्र होता है लोगों से, ठीक है ना, वो आपकी बात को पेपर जो है मतलब आप उस पर लिख सकते हैं, आपको कोई टोकता नहीं। आप जब आप दोस्त से बात कर देंगे, किसी से बात करेंगे, वो आपको टोकता है, आपकी बात को रोकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है अब ये डिसाइड करती है कि चूंकि इसके पास रियल फ्रेंड नहीं है, जहाँ पे इसने मेंशन किया है अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता तो तब तक ये वाली जो डायरी होगी ये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं बनाएगी, मतलब इसकी डायरी इसके रियल फ्रेंड की तरह काम करेगी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी। अब मैं वापस आती हूँ उस पॉइंट पे, ठीक है ना, जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया है एक डायरी के बारे में, एक डायरी राइटिंग के बारे में। इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव ए फ्रेंड, एंड जहाँ पे मेंशन करती है रीज़न कि इसने डायरी लिखना क्यों चूज़ किया, वो इसलिए क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं है। एंड यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि इसका कभी कोई दोस्त नहीं था, मे बी जब ये पहले कैंप के बाहर होगी तब इसके दोस्त होंगे, बट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, चूँकि इस वक्त ये सैड है, परेशान है, छुपे हुए हैं कहीं पे, ठीक है ना, वहाँ पे ये सोच रही है, परेशान हो रही है एक रूम में, तो वहाँ पे जो है इसका कोई दोस्त नहीं होगा, इसलिए जो है ये अब डायरी को दोस्त बना लेती है एंड डायरी लिखने के बारे में सोचती है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे ये जो है मोर क्लियर तरीके से जो है आप बताने दो। Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, क्योंकि कोई भी ये बात नहीं मानेगा कि 13 साल की लड़की जो है पूरी तरह से अकेली है इस दुनिया में। Why she is writing this thing? ये इसलिए क्योंकि जो 12, 14, 15 जब छोटे बच्चे होते थे, हमेशा आप देखेंगे वो आपको अकेले नहीं दिखते, कहीं पे होंगे तो खेलना शुरू कर देते हैं, किसी स्ट्रेंज से भी मिलेंगे तो उसके साथ फ्रेंडशिप उनकी हो जाती है, खेलना शुरू कर देते, ठीक है। बट जो है 13 ईयर ओल्ड की ये है, तो ये वाली जो है अकेली है, पूरी तरह से अकेली है। ये हमें तभी कह रही है कि आप मानोगे नहीं कि एक 13 साल की लड़की जो है पूरी तरह से अकेली है इस दुनिया में। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ, आई हैव, और जहाँ पे बता रही है कि मैं अकेली और हूँ भी नहीं, ठीक है ना। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मुझे जो है प्यार करने वाले माता पिता है। ए 16-year-old सिस्टर, 16 साल की मेरी एक बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और जहाँ पे 30 लोग हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास एक फैमिली है। लविंग आंट्स, जो है आंटी है, आंटियाँ हैं। एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो, नहीं, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, सरफेस से जाहिर तो ये लगता है कि मेरे पास सभी कुछ है, रिश्तेदार है, फैमिलीज है, एक्सेप्ट माई 1-2 फ्रेंड, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, एक अच्छा दोस्त, एक सच्चा दोस्त मेरे पास नहीं है। रिलेटिव्स वगैरह हैं, ऐसे 30 लोग हैं जिनको ये फ्रेंड कह सकती है, बट इसका कोई ट्रू फ्रेंड यहाँ पे नहीं है। All I think about when I am with friends is having a good time. मैं जो है ये सोचती हूँ कि जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो तब मेरा अच्छा टाइम होता है। I can't bring myself to talk about anything. मैं जो है जहाँ पे हर चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी या किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके बारे में बात करूँगी। ये जो डायरी लिखने जा रही है उसके बारे में हमें बता रही है कि ये जो है किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेगी, मतलब जो भी स्टफ आएगा उसके बारे में ऐसे फिलॉसफी वगैरह नहीं झाड़ेगी, बल्कि जो कॉमन डे की चीज़ें, ऑर्डिनरी जो चीज़ें इसकी लाइफ में होंगी, ये उनको इस डायरी के अंदर लिखना शुरू करेगी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, जो है लगता नहीं कि हम जो है ज़्यादा क्लोज एक दूसरे के आ सकते हैं, मेरे और आपके नहीं, डायरी के बोल रही है। इसको लगता नहीं कि ये डायरी के इतने क्लोज आ सकती है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो बात करेगी बट डायरी बात नहीं करेगी इसकी। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, शायद ये मेरा फॉल्ट होगा क्योंकि हम एक दूसरे में जो है खो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से कुछ बताएगी डायरी को तो डायरी वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ठीक है ना। इन एनी केस, किसी भी केस में, that's just how things are and unfortunately they are not liable to change. किसी भी केस में जो है
ये ऐसे ही है कि जैसे चीज़ें है वैसी ही है, मतलब ऑलरेडी जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन के अंदर ये फंसे हुए हैं, जैसी इसकी फ्रेंड ये डायरी ये जिसको बना रही है, जैसी है ये वैसी ही रहेगी। एंड यहाँ पे बदकिस्मती इस बात की है कि अब इसमें कोई भी जो है यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली है। यू डोंट एक्सपेक्ट कि एक डायरी जो है कुछ टाइम के बाद उठ के बातें करना शुरू कर देगी इसके साथ, ठीक है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे डायरी लिखना शुरू कर दी। सॉरी, वी आर गेटिंग इनटू बैक सेंटेंस। इसमें लिखा है इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। ये मतलब जो है कोई भी केस को चीजें जिस तरह से चल रही है वैसी ही है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और बदकिस्मती से ये चीजें चेंज नहीं हो रही। प्रोबेबली यहाँ पे ये जो है रेफर कर रही है इस वक्त की प्रेजेंट कंडीशन को, जहाँ पे ये छुपे हुए हैं बाहर नाजीज जो है रिजीम में हैं, एंड यहाँ पे ये जो है किसी जगह पे छुप के अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उसी के बारे में यहाँ पे बता रही है कि बदकिस्मती से ये अब इनकी लाइफ में चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना। इसीलिए जो है अब इसने तय किया है डायरी को लिखना। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अब इसकी इमेज को एनहांस करते हुए, एनहांस का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ाते हुए, ठीक है ना। अब इसकी इमेज को, इसकी शक्ल को बढ़ाते हुए जो मेरे इमेजिनेशन में है, जो मेरे तखय्युल में है, जो मेरे ख्याल में है, ठीक है, उसको उस दोस्त के बारे में जो है ये बताने जा रही है। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं जो है इस डायरी के अंदर जो है, जॉट का मतलब है लिखना, मैं इस डायरी के अंदर लिखने वाली नहीं हूँ फैक्ट्स, ठीक है ना। फैक्ट्स जो होते हैं, बहुत से लोग जो फैक्ट्स लिखते हैं वो फैक्ट्स मैं इस डायरी के बारे में नहीं लिखने वाली हूँ, ठीक है ना। कि एक दोस्त कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या है मेरी इमेजिनेशन में, क्या है क्या नहीं है, डायरेक्टली आगे आती है एंड बात को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रही है। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी फ्रेंड रहे। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपनी इस दोस्त को आज से पुकारने वाली हूँ किटी। तो किटी जो है इसने अपनी डायरी का नाम रख लिया है, ये जो डायरी लिखने वाली है इसको इसने दोस्त बना लिया एंड इसका नाम रख लिया इसने किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, चूंकि कोई भी जो है मेरी जो बातें हैं वो समझा नहीं सकता किटी को। इफ आई वेयर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं डायरेक्टली जो है यहाँ पे डायरेक्टली मैं बातें जहाँ पे डायरी लिखना शुरू कर दूं एंड आज क्या हुआ वो ऑर्डिनरी चीज लिखनी शुरू कर दूं आज से, तो आप जो है किटी समझने नहीं वाली। किटी यहाँ पे एक्चुअल में क्या रेफर कर रही है कि मतलब कि अगर ये डायरी का बैकग्राउंड नहीं देती, अब तक जितनी इसने डिटेल हमें दी, अगर ये नहीं देती ये बैकग्राउंड और डायरेक्टली यहाँ से डायरी एंट्री ये करना शुरू कर देती, तो इससे जो है हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं चलता एंड हमें समझ नहीं आती, और किटी को भी समझ नहीं आती, मतलब डायरी को भी समझ नहीं आती इसकी बात। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, ये बेहतर होगा कि मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ ब्रीफ जो है बताऊं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि जो है अपनी जिंदगी में जो अपनी जिंदगी के बारे में मुझे बताना जो है अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल जो है यहाँ पे ये बताना चाहती है। क्या बता रही है हमें, तो डायरेक्टली डायरी पे जंप करने लिखने से पहले जो है हमें अपना बैकग्राउंड यहाँ पे एनी फ्रैंक समझाना चाहती है। माई फादर, मेरा बाप, द मोस्ट एडोरेबल फादर, एडोरेबल मीन्स लवेबल, मेरा बाप जो बहुत ही प्यारा बाप है, आई हैव एवर सीन, जो मैंने इसके अलावा कोई भी इतना प्यारा आदमी नहीं देखा। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, उसने मेरी माँ से शादी नहीं की जब तक कि वो 36 साल का नहीं हो गया। एंड शी वॉज 25, और वो 25 की नहीं हो गई। सिंपल मतलब है, ठीक है। दूसरे तरीके से इसने लिखा है, कहने का मतलब है जब इसके पेरेंट्स की शादी हुई तो इसके बाप की एज थी 36 ईयर्स और इसकी मम्मा की एज थी 25 ईयर्स। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी बहन जो है मार्गोट जो इसकी बहन है वो कहाँ पे पैदा हुई, जर्मनी के अंदर पैदा हुई, फ्रैंकफर्ट के अंदर, कब, 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरी जो है एनी फ्रैंक की अपना जन्म कब होता है, 1929 में। 1926 में इसकी बहन मार्गोट का जन्म होता है एंड देन एनी फ्रैंक का कब होता है, 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है 4 साल की उम्र तक जो है यहाँ पे ये फ्रैंकफर्ट के अंदर, जर्मनी के अंदर ही रही जहाँ पे इसकी पैदाइश हुई थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, और मेरा जो बाप है
वो हॉलैंड चला गया। इमिग्रेट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंट्री है जहां से अगर कोई बाहर जा रहा है तो दिस इज इमिग्रेट, इसे रेफर करते हैं। एंड अगर इसके अंदर कोई आ रहा है तो इसको हम आई से इमिग्रेट लिखते हैं, ठीक है ना, बाहर जी गया है। तो फ्रैंकफर्ट से बाहर गया है हॉलैंड, तो इसने लिखा है ई से इमिग्रेट। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मतलब कि इसकी बर्थ के 4 साल बाद जो है 1933 में इसका बाप जो है हॉलैंड चला गया। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, इसकी माँ जिसका नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, इसकी माँ जो है सितंबर में हॉलैंड चली गई। पहले इसका बाप हॉलैंड चला गया एंड उसके बाद उसी साल सितंबर में इसकी माँ भी हॉलैंड चली गई। While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother, जबकि मार्गोट और मैं जो है हम दोनों चलेंगी अपनी दादी अम्मा के पास एचन में, ठीक है। टोटल इनकी फैमिली के कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर हैं। एक इसकी मदर है, एक फादर है और 2 सिस्टर्स है। एक है मार्गोट और दूसरी है एने फ्रैंक, ठीक है ना। बाप 1933 में हॉलैंड चला जाता है, उसके बाद इसकी मम्मा भी चली जाती है। ये 2 इनको एचन भेज दिया जाता है अपनी दादी माँ के पास। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, एंड उसके बाद जो मार्गोट है वो दिसंबर में, उसी साल के दिसंबर में कहाँ चली जाती है? हॉलैंड चली जाती है। सितंबर में इसकी मम्मा जाती है और इसकी बहन जो है मार्गोट, बड़ी बहन इसकी, वो दिसंबर में चली जाती है। कहाँ पे? हॉलैंड, ठीक है ना। अब 3 लोग जो हैं ये हॉलैंड खो चुके हैं, सिर्फ एनी फ्रैंक पीछे बची हुई है दादी अम्मा के पास। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और दूसरे साल फरवरी के अंदर जो है ये भी 1934, मतलब कि फरवरी के अंदर ये भी शिफ्ट हो जाती है। कहाँ पे? हॉलैंड। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, और जब ये हॉलैंड पहुंचती है तो उस वक्त मार्गोट का बर्थडे था, ठीक है ना। एंड इसको जो है टेबल पे रखा गया एज बर्थडे गिफ्ट फॉर मार्गोट, जैसा कि कोई प्रेजेंट हो मार्गोट के लिए, तोहफा हो उसकी बर्थडे पे उसको मिला हो। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, जो है मेरी जो जिंदगी की सफर की शुरुआत होती है वो मॉन्टेसरी स्कूल नर्सरी स्कूल से होती है। इस स्कूल से इसकी जो है जिंदगी की शुरुआत होती है। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, ठीक है ना। 6 साल तक ये जो है इसी मॉन्टेसरी स्कूल के अंदर रही है। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जहां पे जो है इसने मॉन्टेसरी स्कूल के अंदर जो है पहली कक्षा से, पहली फॉर्म से जो है पहली क्लास से शुरू किया। जिस तरह से हम जहां पे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास रेफर करते हैं, इस तरह ये फॉर्म करके रेफर कर रहे हैं, ठीक है। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस क्यूपरेस, ठीक है ना। 6ठी जमात में जब थी, 6ठी क्लास में जब थी, तो इसकी टीचर जो थी, ठीक है ना, क्या नाम था उसका? मिसेस क्यूपरेस। और ये हेड मिस्ट्रेस थी, ठीक है ना। हेड मिस्ट्रेस, जिस तरह से स्कूलों का हेड मास्टर होता है, अगर लेडी हेड मास्टर होगी तो हम उसको हेड मिस्ट्रेस करके रेफर करते हैं। अगर मेल होगा, मर्द होगा, तो हम हेड मास्टर ही बोलते हैं, ठीक है ना। मैडम होगी तो हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, ठीक है। जब 6ठी क्लास इसकी खत्म होगी एंड यहाँ से जो है इसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूपरस, और ये जो थी इनका फेयरवेल होता है। शायद मिसेस क्यूपरस यहाँ से जा रही है, बट ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जहाँ से एनी चली गई हो, एनी इस स्कूल से चली गई हो। एंड तब जो है इनका जब फेयरवेल होता है तो दोनों की आंखों में आंसू थे। किसके? इसकी जो हेडमास्टर थी औरत, और यहाँ पे कौन थी? एनी। इन दोनों की आंखों में आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, ठीक है ना। 1941 में दादी अम्मा बीमार पड़ जाती है एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और इसलिए जो है उनका ऑपरेशन करवाना जो है जरूरी हो गया था, उनका ऑपरेशन होता है। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए जो मेरी बर्थडे थी किस साल की? 1941 की, वो जो है कम सेलिब्रेशन के साथ सेलिब्रेट की, क्योंकि दादी अम्मा जो है बीमार थी, ठीक है, उसकी सर्जरी हुई थी। तो इतनी धूमधाम से इस साल 1941 में इसकी बर्थडे नहीं मना सके। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी जो दादी अम्मा है उसकी मृत्यु हो जाती है जनवरी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर,
कोई नहीं जानता कि मैं अपनी दादी अम्मा के बारे में कितनी सोचती हूँ एंड मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other। ये जो अब इसका नेक्स्ट बर्थडे आ रहा था 1942 वाला, ये वाला बर्थडे जो है ये बड़ी अच्छी धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया इस इंटेंशन के साथ कि जो कसर पहले जो है पिछले साल वाला जो इतने बढ़िया तरीके से नहीं सेलिब्रेट कर पाए ग्रैंड माँ की इलनेस की वजह से, इस साल जो है इन्होंने काफ़ी धूमधाम जो पिछली कसर वगैरह थी वो सब यहाँ पे निकाल दी। ठीक है। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। ठीक है ना। और ग्रैंड माँ के नाम की जो शम्मा है वो भी जलाई गई। जब केक पे दूसरी कैंडलें जलाई जाती हैं तो उनके साथ साथ एक दादी माँ के नाम की भी एक कैंडल जलाई गई। The four of us are still doing well। हम जो 4 थे, 2 पेरेंट्स और 2 बहनें, हम अब भी ठीक थे, अच्छा कर रहे थे। And that brings me to the present date of 20 जून 1942। और इससे ये अपना इतना बैकग्राउंड बताने के बाद जो है अब प्रेजेंट डेट पे आ जाती है। क्या डेट है आज? 20 जून 1942। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और जहाँ पे ये पूरी तरह से डेडिकेट कर रही है डायरी को। जहाँ से पीछे हमने देखा कि एनी ने हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया एंड इसके बाद जो है अब इसने डायरी राइटिंग शुरू कर दी है। ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी डायरी में पहली एंट्री है कब की? 20 जून 1942 की। तब क्या था? सैटरडे था। और जहाँ पे अपनी डायरी की पहली एंट्री करती है। तो चलिए अब इसकी डायरी को पढ़ेंगे। हमने पीछे एनी ने हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में समझाया, ये इनके साथ क्या हुआ, इसकी फैमिली में कौन है, ये कैसे चल रहा है सब। तो अब जो है हम आगे इसकी डायरी की पहली एंट्री जो है 20 जून 1942 की, इसको पढ़ते हैं। डियरेस्ट किटी। किटी को रेफर करते हुए कहती है। किटी कौन है? किटी है इसकी डायरी का नाम और किटी है इसकी फ्रेंड। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी की सारी क्लास जो है ट्रिम्बल कर रही थी, मतलब कांप रही थी, शिवर कर रही थी। ठीक है। कांप रही थी हमारी पूरी की पूरी क्लास इन इट्स बूट्स, अपनी जगहों पे सभी जो है कांप रहे थे। क्यों कांप रहे थे आगे बताएगी हमें। द रीजन ऑफ कोर्स इज द forthcoming मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। ठीक है। वजह क्या थी? वजह थी forthcoming मीटिंग, आने वाली मीटिंग। ठीक है ना। forthcoming और अपकमिंग में क्या डिफरेंस होता है? फॉर एग्जाम्पल ये होता है टाइम की ड्यूरेशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज जो है आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग आने वाली है 40 दिनों के बाद, तो हम इसको कहेंगे कि अपकमिंग मीटिंग। अगर मीटिंग आने वाली होगी 7 दिन के बाद तो हम रेफर करते हैं वर्ड forthcoming मीटिंग। समझ रहे हो आप किस कंटेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं? इस तरह से जब हम जो है रेफर करते हैं, अगर हमें करना हो जिस तरह से 100 ईयर्स, तो हम कहते हैं कि अपकमिंग। 100 साल के बाद अगर कोई चीज होगी तो अपकमिंग ईयर्स रेफर करेंगे। अगर यही चीज जो है 5 या 10 साल की होगी तो हम इसमें ड्यूरेशन के हिसाब से forthcoming वर्ड का यूज करते हैं। मतलब कि जब टाइम दूर होगा तो अपकमिंग, जब टाइम करीब होगा तो हम forthcoming। इज द forthcoming। तो वजह क्या थी? सभी बच्चे क्यों डर रहे थे, कांप रहे थे अपनी अपनी जगह पे? क्योंकि अब जो है एक मीटिंग होने वाली थी। ठीक है। जिसके अंदर क्या होता? टीचर्स डिसाइड करते कि कौन सा बच्चा जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा या कौन सा बच्चा जो है इसी क्लास में रुकेगा। मतलब कि रिजल्ट अब आने वाले थे जिसमें टीचर डिसाइड करते कि कौन सा बच्चा जो है अगली क्लास में जाएगा एंड कौन सा बच्चा अगली क्लास में नहीं जाएगा। एंड हु विल बी केप्ट बैक। एंड किस किस बच्चे को जो है वापस पिछली ही क्लास के अंदर रखा जाएगा। जब रिजल्ट आते हैं ऑफकोर्स बहुत ज्यादा आदमी जो है उस वक्त नर्वस फील करता है। ठीक है ना। और दोस्त जो होते हैं, क्लासमेट, सभी जो है इस चीज को बड़ी गहरे तरीके से डिस्कस करते हैं। काफी परेशानी का समय होता है। इवन आप 10th में हैं तो आप भी ये चीज ऑब्जर्व करेंगे जब आप बोर्ड्स के एग्जाम देंगे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। ठीक है ना। आधी क्लास तो सिर्फ शर्तें लगा रही थी। ठीक है कि नहीं तू होगा, नहीं मैं नहीं होऊंगा, नहीं तू शर्त लगा ले तू होगा, मैं हूं नहीं होऊंगा, ऐसे। ठीक है। GN एंड आई लाफ अवर सेल्व्स सिली। ठीक है ना। GN जो कि इसकी फ्रेंड है और मैं जो है हम जो है बेवकूफी से जो है हंस रहे थे। एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस। 2 बच्चों पे, 2 लड़के जो हमारे पीछे बैठे हुए थे, हम उन पे हंस रही थी, मैं और GN।
CN एंड जैक्स, पीछे कौन कौन लड़का बैठा हुआ था? CN एंड जैक्स। CN अलग लड़का है, ये पीछे बैठा हुआ है, ठीक है ना। CN एंड जैक्स पीछे बैठे हुए हैं, कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। एंड जहां पे GN और एनी जो है, ये दो जो है ये हंस रही है इन पे। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, ठीक है ना। जहां पे इन्होंने अपने पूरे के पूरी जितनी भी इनकी जितनी पूरी की पूरी छुट्टी जो है इस बींट चढ़ा दी, कि मतलब इसी चीज को डिस्कस करते रहे, शर्तें लगाने पे कि कौन होगा कौन नहीं होगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर शाम तक क्या ये करते रहते थे? यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने जा रहे हो। नो, दूसरा जवाब देता है क्या? नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हो रहा। फिर दूसरा जवाब देता है यस यू आर, हाँ तुम हो रही हो। फिर आगे दूसरा बोल रहा है नहीं, नो आई एम नॉट, मैं नहीं हो रहा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस, हालांकि जो जी की प्लीडिंग ग्लांसेस थी, ठीक है ना, मतलब कि इनके साथ मत छेड़ो, ठीक है ना। जो पीछे लड़के जो हैं जो कुछ भी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ हमें कुछ नहीं करना। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट्स कांट काम देम डाउन, और जो है जहां पे एनी गुस्सा कर जाती है उन पे, ठीक है ना, एंग्री हो जाती है, उनको बोलती है चुप करो, ये करो वो करो, कुछ भी गुस्सा कर जाती है उन पे। लेकिन ये जो बच्चे थे ये चुप नहीं होते, जो पीछे बैठे हुए थे, कौन? CN एंड जैक्स। ये तब भी जो है वही अपनी शर्तें लगा रहे हैं कि कौन होगा कौन नहीं होगा। इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, ठीक है ना। जहां पे ये कहती है कि जहां पे बहुत से डमीज थे, डमीज का क्या मतलब होता है? नलायक बच्चे, ठीक है, नील बटा सन्नाटा बच्चे जो हैं बहुत से जहां पे जो हैं, जहां पे डमीज है, ठीक है ना, काबिल बच्चे नहीं है, नायल बच्चे हैं, ठीक है ना। लगभग एक क्वार्टर बच्चों का, क्लास का एक क्वार्टर जो है नलायक बच्चे हैं जिनको वापस रखना चाहिए। व्हाट क्वार्टर मीन्स? क्वार्टर मतलब होता है चौथाई, फोर्थ, ठीक है ना। जिस तरह से 1/4 होता है ना, इसको हम क्वार्टर रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 100 बंदा है तो इसका फोर्थ कितना होगा? इसका फोर्थ होता है 25, तो मतलब कि 25 होगा 100 का क्वार्टर, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास 60 है तो इसका क्वार्टर हम कैसे निकालते हैं? इसका क्वार्टर निकालते हैं 4 से डिवाइड करके, तो दैट इज 15, ठीक है। तो 15 इसका क्वार्टर होता है, मतलब कि जब चौथाई, ठीक है ना, 1/4 को हम कहते हैं क्वार्टर। अगर क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 25 जो हैं, एनी को लगता है कि वो डम है, डमीज है, नलायक है, उनको पीछे रहना चाहिए, पिछली क्लास में, इसी क्लास में रहना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन टीचर्स जो है बहुत ही जो है एक अनप्रिडिक्टेबल, जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इनका फैसला क्या होगा, इनका डिसीजन क्या होगा, मतलब अनप्रिडिक्टेबल है क्रिएचर्स है, ठीक है ना। ये जनजाति है इस दुनिया पे, कुछ भी कर सकते हैं जी। आप टीचर्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इनका रिजल्ट क्या आने वाले हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, जो है मैं ज्यादा परेशान नहीं हूं, ना ही अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में और ना ही अपने बारे में। वी विल मेक इट, एनी कहती है कि हम जो है इसको कर लेंगे, किसको? हम क्वालिफाई कर लेंगे इस फॉर्म को, रिजल्ट जो आने वाले हैं हम जो है वी विल मेक इट, हम इसको पास कर लेंगे। The only subject I am not sure about is math, सिर्फ वाहिद सब्जेक्ट है जिस पे मुझे जो है यकीन नहीं है, जिसके बारे में जो है मैं कंफ्यूज्ड हूँ, एंड दैट इज मैथमेटिक्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, बहरहाल हम कर ही क्या सकते हैं, अल्टीमेटली हम जो है हमें इंतजार ही करना होगा। Until then, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, तब तक जो है हम एक दूसरे को ये कहते रहे कि जो है तुम दिल मत छोड़ो, ठीक है ना, मतलब कि हार्ट लूज मत करो, ठीक है ना, मतलब दिल छोटा मत करो, तुम्हारा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, उस सब्जेक्ट में खराब हुआ है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हौसला देते रहे एक दूसरे को। आई गेट along pretty well with all my teachers, जहाँ पे मेरे जो रिश्ते हैं, ठीक है ना, सभी टीचर्स के साथ मेरी अच्छी बनती थी। There are 9 of them, जहाँ पे क्लास के अंदर जो है इनके पूरे स्कूल में जो है 9 टीचर थे। टोटल इनके स्कूल के अंदर कितना स्टाफ है? 9 टीचर्स के। 7 मेन, 7 में जिनमें से जो है 7 इसमें से मर्द हैं एंड 2 इसमें से 2 टीचर्स औरतें हैं। मिस्टर कीसिंग जो है ये मेल है, मिस्टर लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये मेल है। एंड जनरली जो MS होता है ये हम फीमेल के साथ यूज करते हैं जब हम क्लियर ना हो कि इसका जेंडर ये मैरिड है कि अनमैरिड है। एंड इस तरह से MISS मिस हम यूज करते हैं अनमैरिड फीमेल के साथ, एंड इस तरह से MRS भी हम फीमेल के साथ यूज करते हैं उनके नामों के साथ। तो जनरली जो है मोस्ट न्यूट्रल जो है हम
MS यूज करते हैं। जिस तरह से हम जहां पे मेल के लिए मिस्टर यूज करते हैं, इस तरह फीमेल के लिए MS यूज करते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिड स्टेटस। तो न्यूट्रल होता है मैरिड स्टेटस न्यूट्रल, जो हमारे पास प्रीफिक्स होता है वो होता है MS। मिस्टर कीसिंग जो है एक पर्सन है। द ओल्ड फॉगी, ओल्ड फैशन्ड आदमी है। ओल्ड फॉगी का मतलब है पुराने जमाने का आदमी, पुराने ख्यालात का, पुराने स्टाइल वाला बंदा। हु टीचर्स मैथ, ये पुराने जमाने का जो टीचर है, मतलब ओल्ड फैशन टीचर है कौन? मिस्टर कीसिंग, ये मैथ पढ़ाता है। वाज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, ठीक है ना, वो मुझसे तंग है, ठीक है ना। एनॉयड का मतलब होता है इरिटेट, परेशान होना, वो मुझसे परेशान है, एनॉयड है या गुस्सा करना, ठीक है ना। तो एनॉयड है मुझसे, इरिटेटेड है मुझसे, कब से? काफी लंबे टाइम से। बिकॉज, क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ, इसलिए जो है मैथ के टीचर्स के साथ मेरी नहीं बनती। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सी वार्निंग्स देने के बावजूद भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो बहुत सी जब वार्निंग्स वो दे देता है, मैं बातों से नहीं हटती, वो मुझे एक्स्ट्रा जो है असाइंड होमवर्क, मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे देता है। इन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक जो मुझे मजमून लिखना था, किस बात पे? एक चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स पे मुझे मजमून लिखना था। एक चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? एक चैटर बॉक्स पे, चैटर बॉक्स का मतलब होता है भातूनी, वो पर्सन जो बहुत ज्यादा बातें करता हो। तो एक चैटर बॉक्स के बारे में आप क्या ही लिख सकते हैं? क्या लिखोगे आप इसके बारे में? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में जो है बाद में मैं परेशान हुई जब मुझे ये वाला जो चैटर बॉक्स का मजमून दे दिया था। इसने लिखा है आई डी, कभी कभी हम इसको क्या पढ़ते हैं? आई हैड पढ़ते हैं, कभी कभी हम इसको आई वुड पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों चीजें हम पढ़ सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबल, जब हम अंडरस्टैंड होता है कि कहाँ पे इसको हैड पढ़ना है, कहाँ पे वुड पढ़ना है, ठीक है। मैं इसके बारे में बाद में परेशान होती हूँ। आई डिसाइडेड, मैं इसके बारे में बाद में परेशान होंगी, मैं जो है डिसाइड करती हूँ। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने जो है अपनी नोटबुक, जो मेरी जो कॉपी थी, मैंने उसके अंदर जो है टॉपिक की हेडिंग जो है, टाइटल जो है वो मैंने लिख दिया। टक्ड इट इन माई बैग, और अपने बैग के अंदर इसको डाल दिया, किसको? नोटबुक। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और खामोश रहने की मैंने कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को जब मैं अपनी जो है दूसरा होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी, ठीक है। द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, ठीक है ना, जो मजमून मुझे दिया गया था चैटर बॉक्स पे, जो मुझे मजमून लिख के लाना था, उस पे मेरी नजर जाती है। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने जो है सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया, टॉपिक के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जब जो है मैं चबा रही थी, ठीक है ना। जब आप किसी गहरी सोच में होते हैं तो आपके हाथ में जो भी होता है आप उसको चबाना शुरू कर देते हैं, चाहे नाहन ही को। तो फाउंटेन पेन की जो निब है, टिप है, ये उसको चबा रही है। वाइल थिंकिंग अबाउट मजमून, जो इसको लिखना है ऑन चैटर बॉक्स, ठीक है। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, रैम्बल का मतलब होता है बीट अराउंड द बशेस, ठीक है ना, घुमा फिरा के बात करना। रैम्बल ऑन एंड लियो बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी जो है इधर उधर की बातें कर देगा और बड़े बड़े वर्ड्स के बीच में जो है स्पेसें डाल के जो है पेज को फिल कर देगा, जैसे छोटे बच्चे करते रहते हैं। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, लेकिन ट्रिक ये है कि मुझे जो है आना था कुछ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स लेकर आने थे, जो मेरे जो मैं बातें करती हूँ जो उसको सपोर्ट करे, ठीक है ना। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टैकिंग, आगे खुद ही बताती है, ताकि जो बातें करने की जो जरूरत है इसको प्रूव हो पाए, मैं इसको आर्गूमेंट इसके फेवर में दे सकूं। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मैंने सोचा और फाइनली जो है अचानक मुझे एक आइडिया आता है। आई रोड द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिख दिए थे। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड, मिस्टर कीसिंग ने जो मुझे असाइन किए थे मैंने उस पर 3 पेजेस लिख दिए और जो थे सेटिस्फाइड थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, मैंने आर्ग्यू किया, ठीक है ना, मैंने अपना तथ्य रखा कि जो बातें करना है ये एक बच्चे का करेक्टर है, एक ट्रेट है। ट्रेट होता है करेक्टर, खासियत। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और ये कि मैं जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ इसको कंट्रोल में रखने के लिए। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, और ये कि मैं खुद को कभी भी इस हैबिट से नहीं बचा पाऊंगी, मतलब कि बातों से मैं खुद को नहीं रोक सकती, बातें मुझे करनी ही पड़ेंगी।
since my mother talked as much as I did, if not more. क्योंकि मेरी जो मम्मा है वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, अगर मुझसे ज़्यादा नहीं तो, ठीक है ना. And that there is not much you can do about inherited traits. और ये कि आपके जो inherited traits होते हैं, inherited characteristics होते हैं, आप उनके बारे में ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, वो अनचेंजेबल रहते हैं. इनहेरिटेड क्या होता है? इनहेरिटेड होता है वो चीज़ जो हमें वारिस में मिलती है. व्हाट डज दैट मीन? इनहेरिटेड का मतलब है यहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं एंड यहाँ पे आप हैं, आपके पेरेंट के, आपके बाप के जो बाल है वो करली है एंड इस तरह से आपके बाल भी करली है. तो यहाँ से ये जो करली बालों वाला करैक्टर है तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप से आया. ऐसे करैक्टरिस्टिक को जो हमारे बाप से आते हैं, हमारे पेरेंट्स से आते हैं या मम्मा से आते हैं, हम उनको इनहेरिटेड कहते हैं. जिसमें जो आप एनवायरनमेंट से बाहर देख के जो है, देखिए आपके बाल से करली बाल हैं तो एनवायरनमेंट में सीधे बालों वाले लोगों के साथ रहेंगे भी आप तो आपके बाल सीधे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपका इनहेरिटेड ट्रेट है, ये तो करली बाल रहेंगे. इसी तरह से बातें करना भी एक इनहेरिटेड ट्रेट है इसके लिए, जो किसी चेंज नहीं कर सकती. इसकी माँ से मिला है इसको. जी मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ. मिस्टर कीसिंग ने जब इसका ऐसे पढ़ा तो बहुत ज़्यादा इस पे हंसा. एट माई आर्गूमेंट्स, जो मैंने आर्गूमेंट्स दे रखे थे उन पे वो हंसा. बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब जो है मैंने मसलसल जारी रखी बातें करना अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ही असाइंड मी ए सेकंड ऐसे. एंड तब जो है मिस्टर कीसिंग को गुस्सा आ गया एंड मिस्टर कीसिंग ने इसको दूसरा मजमून लिखने के लिए दे दिया. दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स. और इस वक्त ये जो था इसका टाइटल उसने मजमून का क्या दे दिया? इनकरेजिबल चैटरबॉक्स. ठीक है ना. चैटरबॉक्स का मतलब होता है बतूनी, जो बहुत ज्यादा बातें करता हो. एंड इनकरेजिबल का मतलब होता है कोई आपकी बैड हैबिट जो आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है ना. कोई बैड हैबिट जो आप चेंज नहीं कर सकते, तो जिसके आप एडिक्ट होते हैं. ठीक है ना. एंड इनकरेजिबल चैटरबॉक्स के एक ना सुनने वाली जो है चैटरबॉक्स बतूनी के बारे में, इसको अब ऐसे लिखना था, मजमून लिखना था. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर द 2 होल लेसन्स. मैंने ये जो है ले लिया और मिस्टर कीसिंग ने जो है आगे वाले जो लेसन्स 2 लेसन्स थे उनमें जो है कोई भी बात, कोई कंप्लेन नहीं की. मतलब क्या हुआ कि शायद अगली 2 क्लासों के अंदर भी ये यहाँ पे बातें करती रही. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. जब तीसरा लेसन था, तीसरी क्लास थी, तब भी मैं बातें कर रही थी. एंड इस बार जो है मिस्टर कीसिंग बहुत ज्यादा तंग आ गया था एंड उसने क्या किया, हद हो गई थी. ठीक है ना. हैड एनफ मतलब हद हो चुकी थी उसके लिए. एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास. जहाँ पे मिस्टर कीसिंग कहता है कि एनी फ्रैंक सजा के तौर पर क्लास के अंदर राइट एन ऐसे इंटाइटल, एक ऐसे लिखो जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सैड मिस्टर्स चैटर्स बॉक्स. ठीक है ना. एक अब इसको मजमून लिखना है जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सैड मिस्टर्स चैटर बॉक्स. ये वाला मजमून अब यहाँ पे लिखना है एनी फ्रैंक को. द क्लास रोर्ड. क्लास हंस पड़ी बहुत जोर से. सारी क्लास का हंसी जब इसको ये वाला ऐसे मिला. वैसे जो रोर होता है शेर के घुराने की आवाज होती है. यहाँ पे इसने किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है? लाफ के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है. आई हैड टू लाफ टू. मुझे भी जो है हंसना था. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक. ठीक है ना. हालांकि मैं जो है पूरी तरह से जो है खत्म हो चुकी थी मेरी जो इनजेन्युइनिटी थी. ठीक है ना. मतलब के इनजेन्युइनिटी मतलब गैर जेन्युइन को, जो जेन्युइन ना हो, वो जो इनजेन्युइनिटी थी वो खत्म हो चुकी थी. चैटर बॉक्सेस के टॉपिक्स को लिख के जो कुछ इसको लिखना था ये सब कुछ लिख गया था. अब इसके पास कुछ बचा नहीं था लिखने की. ठीक है. और मिस्टर कीसिंग उनसे कन्विंस नहीं हो पा रहा था. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स. और इस बार ये टाइम था कि मैं कुछ नई चीज के साथ आऊं, कोई नया आइडिया आए मेरे पास. समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल हो. माई फ्रेंड सैनी, मेरी दोस्त जिसका नाम है सैनी, हु इज गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री लिखने में, शायरी लिखने में बहुत अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स.
ठीक है ना। उसने मुझे ऑफर किया कि वो मेरी मदद करेगी इस बार ऐसे लिखने में, मजमून लिखने में, शुरू से लेकर एंड तक, वर्स के अंदर, कपलेट्स के अंदर, जिस तरह से पोइट्री वे में जो है, जहाँ पे इसकी फ्रेंड इसको मदद करेगी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और खुशी से जो है मैं जहाँ पे जो है कूद पड़ी, उछल पड़ी, जब मेरी फ्रेंड ने जो है इस बार जो है एक नया आइडिया कि अब जो है हम जहाँ पे कपलेट्स में, वर्सेस में जो है जहाँ पे पोएम की तरह जो है ऐसे लिखेंगे। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी। मिस्टर कीसिंग मुझ पे एक जोक कर रहा था, एक जोक कर रहा था, मजाक कर रहा था मेरा, विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। और इस बार बार ये वाले जो चैटर बॉक्सेस के टॉपिक देकर मुझ पे जो है वो एक जोक कर रहा था मुझ पे। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, और मैंने जो है ये चीज यकीनन बनाई कि जोक मुझ पे नहीं बल्कि मिस्टर कीसिंग पे ही हो। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम खत्म कर दी थी। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये जो पोएम मैंने लिखी थी ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये जो है एक मदर डक के बारे में थी। एंड ए फादर स्वान, जो मेल डक होती है हम उसको लिए वर्ड यूज करते हैं स्वान, ठीक है। तो ये वाला जो बतख है, बतखा जो है, इनके बारे में ये वाली स्टोरी थी। विद 3 बेबीज, जिनके 3 डकलिंग्स बच्चे थे। हु वेयर बिटन टू डेथ बाय द फादर, ठीक है ना, जिनको जो है बाप ने जिनको मार दिया था, ठीक है ना, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आवाज करते थे, क्वैक करते थे, बातें करते थे। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, खुशकिस्मती से मिस्टर कीसिंग को ये वाला जोक अच्छा लगा और सही दिशा में उसने लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उसने इस पोएम को क्लास के लिए पढ़ा। एडिंग हिज ओवन कमेंट्स, अपनी कमेंट्स भी उसने ऐड की। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और यही जो है ये वाली पोएम इसकी दूसरी क्लासेस के अंदर भी मिस्टर कीसिंग ने पढ़ी। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तब से जो है मुझे इजाज़त दी गई कि मैं जो है बात कर सकती हूँ, और इसके बदले जो है मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया जाएगा। ऑन द कंट्रेरी, और जो है दूसरी साइड अगर हम देखें, मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, मिस्टर कीसिंग आजकल जो है जोक मार रहा है, जोक कर रहा है। एंड ये पहली डायरी एंट्री थी, नीचे इसने लिखा है अपना नाम। ये जो डायरी एंट्री ली गई है इसकी बुक से, द डायरी ऑफ जंगल बुक से, तो उसमें जो है स्लाइटली इन्होंने थोड़ा चेंज भी की है इसमें वर्डिंग्स। तो ये था हमारा चैप्टर, एंड यहाँ पे हमने इसको कंक्लूड किया। इट वाज सिंपल, जिसके अंदर हमने पहले देखा कि पहले एनी के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था एक डायरी को लिखना, बट लेटर ऑन एनी डिसाइड करती है एक डायरी को लिखना, उसकी कोई दोस्त नहीं होती। उसके बाद आगे बढ़ते हुए डायरी डायरेक्ट जो है अपनी डायरी की एंट्री करे 20 जून वाली, आई थिंक 20 जून डेट है, 20 जून वाली एंट्री डायरेक्ट करे। उससे पहले जो एनी है हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पे समझाती है, ठीक है। एंड हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं, देन उसके बाद एनी डायरेक्ट अपनी जो है हमें डायरी एंट्री पे ले आती है। एंड वो डायरी एंट्री इसने की होती है 20 जून 1942 में। एंड डायरी एंट्री को जब हम रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कुछ टाइम के बाद इनके एग्जाम्स होने वाले, एग्जाम के रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे जो बच्चे हैं शर्तें लगा रहे हैं एक दूसरे के साथ। एनी का जो है यहाँ पे मैथ के अंदर ये ठीक नहीं है। देन एनी जो है हमारे मैथ टीचर्स के बारे में बताती है, जिसका नाम है मिस्टर कीसिंग, जो इसकी बातों से वो चिढ़ जाता है एंड बार बार इसको ऐसे देता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिखती है, पहले इसको चैटर बॉक्स ऐसे दिया गया, फिर इसके बाद जो है इसको दूसरा ऐसे दिया जाता है, फिर देन इसको तीसरा ऐसे जो है दिया जाता है। एंड एनी जब तीसरा ऐसे जो है एक पोएम की तरह लिख के लाती है, तो लकीली इस बार क्या होता है, मिस्टर कीसिंग को ये फनी लगता है एंड मिस्टर कीसिंग जो है इस पे हंस जाता है। एंड मिस्टर कीसिंग को ये इंटरेस्टिंग लगता है काफ़ी ऐसे, वो दूसरी क्लासेस के अंदर भी जो है इस ऐसे को पढ़ता है। एंड बट यहाँ पे एक जो है गुड चीज़ होती है कि एनी को अलाउ किया जाता है क्लास के अंदर बातें करना। ये चीज़ जो है हमने पूरे चैप्टर के अंदर जो है देखी है। यहाँ तक अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो यहाँ पे हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। एंड दिस इज समथिंग जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्लास की शुरू में हम आपसे नहीं कहते बिकॉज इट गोना बी डिस्टर्बिंग। एंड आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं
तो नाउ मेक श्योर कि आप लाइक करें, एटलीस्ट लाइक करें अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे। वी विल बी मीटिंग अगेन एंड टिल देन एंजॉय, जिसके अंदर हम दूसरे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे।